एक कपड़ों की दुकान है और वहाँ आप अलग अलग तरीके के कपड़े बेचते हो, लेकिन आज आपको पता चला कि आपकी दुकान के पास एक और नए ब्रांड की कपड़ों की दुकान खुल रही है। अब ये जो नई दुकान है वो आपकी कॉम्पिटिटर है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। इन्हीं को बोला जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 बीएसटी का चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। तो एक बिजनेस के आसपास काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो उसे इम्पैक्ट करती है, जैसे कि उसके कॉम्पिटिटर्स, मार्केट में डिमांड, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, टैक्स का रेट एटसेट्रा। तो इन्हीं सारी चीजों से मिलके बनता है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उन सभी इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस और बाकी फोर्सेस का सम जो कि एक बिजनेस के बाहर होते हैं लेकिन उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करता है उसे देखते हैं। तो जैसे अगर गवर्नमेंट ने किसी आइटम पे टैक्स बढ़ाया तो जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी और उस आइटम की भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। वैसे ही अगर मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाएगा तो प्रोडक्ट्स की प्राइसेस कम हो जाएंगी और बिजनेसमैन के प्रॉफिट्स कम होंगे। ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसे दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहला, जनरल एनवायरनमेंट। इसके अंदर आते हैं इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस जो एक बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ आता है स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, जिसमें आते हैं आपके कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, मीडिया एटसेट्रा। और हाँ, जो जनरल एनवायरनमेंट होता है वो काफ़ी सारे बिजनेसेस को अफेक्ट करता है, लेकिन वहीं पे स्पेसिफिक एनवायरनमेंट केवल कुछ स्पेसिफिक बिजनेसेस को ही इम्पैक्ट करता है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो पहला, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का सम होता है। सेकंड, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तो एक बिजनेस को दो तरीके के फोर्सेस इम्पैक्ट करती है, स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस। तो स्पेसिफिक फोर्सेस वो होती है जो एक पर्टिकुलर बिजनेस को ही इम्पैक्ट करती है, जैसे कि इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स एटसेट्रा। वहीं पे जनरल फोर्सेस में आती है वो फोर्सेस जो कि हर बिजनेस को इम्पैक्ट करती है, जैसे कि लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और सोशल। थर्ड, इंटर रिलेशन। एक बिजनेस के एनवायरनमेंट के अंदर जो अलग अलग चीज़ें होती है वो इंटर रिलेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोगों में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ेगी तो हेल्दी चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। फोर्थ, अनसर्टेनिटी, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन होता है, यानी कि आपको ये पता नहीं होता कि बिजनेस एनवायरनमेंट में किस किस तरीके से चेंजेस आ सकते हैं। फिफ्थ, डायनामिक, यानी कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है, यानी कि आज अगर एक चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो हो सकता है कल दूसरी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो। सिक्स्थ, कॉम्प्लेक्स, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। सेवेंथ, रिलेटिविटी, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ये अलग अलग कंट्री और अलग अलग कंपनीज में अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है इंडिया में सेमीकंडक्टर्स की डिमांड ज़्यादा हो और चाइना में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। हर बिजनेस के लिए अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन क्यों? तो अब समझते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। पहला, तो अगर आपको एक बिजनेस शुरू करना है तो बिजनेस एनवायरनमेंट आपको हेल्प करता है अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में और फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने में। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल भी देखते हैं। जब इंडिया में मिडिल क्लास की पॉपुलेशन बढ़ रही थी और पेट्रोल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा थे, तब ज़रूरत थी स्मॉल कार्स की जो कि अफोर्डेबल हो और पेट्रोल बचाए। इस अपॉर्चुनिटी को मारुति ने आइडेंटिफाई किया और इसीलिए आज मारुति उद्योग स्मॉल कार्स मार्केट का किंग है। सेकंड, जो भी बिजनेस अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज करते हैं वो पहले से ही आने वाले थ्रेट्स और वार्निंग सिग्नल्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, यानी कि इट हेल्प्स द फर्म इन आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। फॉर एग्जाम्पल, मारुति जब कार्स बना रही थी तब उसने देखा कि फॉरेन ब्रांड्स भी इंडिया में आ रहे हैं, तो उसने इस चीज़ को देख के अपना प्रोडक्शन इंक्रीज किया ताकि कस्टमर्स का वेटिंग टाइम कम हो और वो इन कंपनीज के साथ कॉम्पीट कर पाए। थर्ड, बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है हमें थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज करके
अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान्स और पॉलिसीज बनाने में, यानी कि इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। फोर्थ, मान लीजिए आपकी दवाई का बिल 6,000 रुपए आता है, अब वो सिर्फ इन एडजस्टिंग विद रैपिड चेंजेस। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो हमें हेल्प करता है कि हम जो चेंजेस हो रहे हैं उनके हिसाब से चेंज हो सके, यानी कि जो कंपनी बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज करेगी, यानी कि किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, कौन सी चीज़ ट्रेंड कर रही है, ये सब को अच्छे से समझेगी, वही कंपनी ग्रो करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जब इंस्टाग्राम रील्स ट्रेंड कर रही थी तभी यूट्यूब ने यूट्यूब शॉर्ट्स लॉन्च कर दिया ताकि वो इंस्टाग्राम से पीछे ना रहे। फिफ्थ, हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए अपने एनवायरनमेंट से तरह तरह के रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जैसे कि फाइनेंस, रॉ मटेरियल, मशीन्स, लेबर एट्सेट्रा। बिजनेस इन सभी रिसोर्सेज को यूज़ करके फिनिश्ड गुड्स या सर्विस बनाता है और उन्हें कस्टमर्स तक पहुंचाता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इन्हीं रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। अगर बिजनेस अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से समझता है तो वो ये जान सकता है कि कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, उन्हें कहाँ से और किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इस तरह से बिजनेस अपने लिए यूजफुल रिसोर्सेज को इफेक्टिवली टैप कर सकता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो कि एक बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। इन फैक्टर्स को हमने क्लासिफाई कर दिया 5 कैटेगरीज में। इन्हें कहा जाता है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सबसे पहला डायमेंशन है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसके अंदर आती है इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, स्टॉक मार्केट इंडाइसेस यानी कि स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, टॉप कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही है, साथ में वैल्यू ऑफ रुपी और चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल। डिस्पोजेबल इनकम वो रुपए होते हैं जो कि आपकी अर्निंग्स में से टैक्सेस और बाकी डिडक्शंस के बाद बच जाए और वो आप स्पेंड करना चाहते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एक एग्जांपल देखते हैं। तो अगर इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है यानी कि कंट्री ग्रो कर रही है तो देश के लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ेगी और इसी वजह से चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। दूसरे तरीके का एनवायरनमेंट है सोशल एनवायरनमेंट। इसमें आते हैं कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, सोसाइटी के ट्रेंड्स, सोसाइटी की बिजनेस से एक्सपेक्टेशंस एट्सेट्रा। और ये रहे इसके कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल, इंडिया के बिजनेस एनवायरनमेंट में दिवाली आने पर मिठाइयों की डिमांड बढ़ेगी और एग्जाम्स आने पे रस्सियों की। थर्ड, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसके अंदर आते हैं साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स, इनोवेशंस और एक बिजनेस को मैनेज करने की नई नई टेक्निक्स। एग्जाम्पल के तौर पर ऑर्गेनाइजेशंस पहले न्यूज़पेपर्स में अपना ऐड देना प्रेफर करती थी, लेकिन अब काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस मेटा पे या गूगल पे एड्स रन करना ज़्यादा प्रेफर करती है। फोर्थ, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इसमें आती है कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशंस, यानी कि गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है और देश में कितनी पीस है। इसी के साथ एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। कुछ गवर्नमेंट्स बिजनेसेस को ज़्यादा सपोर्ट करती है और कुछ गवर्नमेंट्स कम करती है। कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है ये सब। फिफ्थ, लीगल एनवायरनमेंट। तो लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं गवर्नमेंट के बनाए हुए कुछ लेजिस्लेशंस यानी कि लॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, कोर्ट की जजमेंट या गवर्नमेंट की अलग अलग एजेंसी या कमीशंस के डिसीजंस। फॉर एग्जांपल, अगर कोर्ट ने किसी शो को बंद करवा दिया तो अब ये चीज़ उस शो के ओनर को अफेक्ट करेगी, उसके स्पॉन्सर्स को अफेक्ट करेगी एट्सेट्रा। तो यहाँ लीगल एनवायरनमेंट ने एक शो के बिजनेस को अफेक्ट किया। अब आता है चैप्टर का लास्ट पार्ट, डीमोनेटाइजेशन। तो मोदी जी ने देखा कि देश में करप्शन और ब्लैक मनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए 8 नवंबर 2016 में अनाउंस किया 500 और 1000 रुपए के नोट्स का डीमोनेटाइजेशन, यानी कि 500 और 1000 रुपए के नोट्स भारत में नहीं चलेंगे, यानी कि लीगल टेंडर नहीं रहेंगे और वो नोट्स कुछ स्पेशल पर्पसेस जैसे कि यूटिलिटी बिल्स पे करने के अलावा कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। इस वजह से 86% मनी जो कि सर्कुलेशन में थी वो इनवैलिड हो गई। जो डीमोनेटाइजेशन था उसका एम था करप्शन को ख़त्म करना, जो काउंटरफिटिंग थी यानी कि नकली नोट्स का यूज़ था उसे बंद करना और ब्लैक मनी इकट्ठा नहीं करने देना। अब बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन के फीचर्स की। पहला, डीमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर।
यानी कि लोगों ने जो ब्लैक मनी छुपा के रखी थी वो गवर्नमेंट के सामने आई और उन लोगों पे सरकार ने पेनल्टी लगाई। सेकंड, इम्प्रूव टैक्स कंप्लायंस, यानी कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से टैक्स की चोरी कम हो गई और गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन इंक्रीज होने लगा। थर्ड, डीमोनेटाइजेशन ऑल्सो लेड टू चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम्स, यानी कि लोगों ने जो सेविंग्स कर रखी थी वो बैंक में आई ताकि वो पैसे देश के काम आ सके और बैंक डिपॉजिट्स बढ़ने लगे। फोर्थ, इट एम टू क्रिएट लेस कैश इकोनॉमी और कैश लाइट इकोनॉमी, यानी कि गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन की मदद से लोगों को डिजिटल ट्रांजैक्शंस यूज करने के लिए मोटिवेट किया ताकि कैश ट्रांजैक्शंस कम हो और डिजिटल ट्रांजैक्शंस ज़्यादा। सो दैट वाज इट। ये चैप्टर होता है खत्म। अगर नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो देखनी हो तो यहाँ क्लिक करके उसे देख सकते हो।